नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सबका इस चैट शो में। मैं डॉक्टर रूपाली बजाज आपको इस ABC चैट शो में इनवाइट करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका। A फॉर एस्ट्रो, B फॉर ब्रेन एंड C फॉर काउंसलिंग। एकदम अद्वितीय यूनिक कंसेप्ट के साथ हम लोग आज उतरे हैं इस शो में। तो सभी लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इस परिचर्चा में आज हम क्या करने वाले हैं। तो करियर काउंसलिंग सबको पता है, सारे ही बच्चे आजकल करियर काउंसलिंग ले रहे हैं। और जितने लोग अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर चुके होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर चुके होते हैं, वो लोग सभी लोग चाहते हैं कि हमारी करियर की काउंसलिंग होती रहे, क्योंकि करियर बनाना आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो गया है। तो इस विश्लेषण में आज जो है हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि करियर काउंसलिंग कैसे की जाएगी या दी जाएगी, ये तो है ही सबसे मेन मुद्दा, लेकिन उसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, मतलब ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, और ब्रेन वेव एनालिसिस के द्वारा। तो ब्रेन वेव एनालिसिस मतलब मस्तिष्क से जो तरंगे हमारी उठती है या निकलती हैं, उनका हमें विश्लेषण करना है। और इसके लिए आज हमारे साथ में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमें ये बताएंगे कि करियर काउंसलिंग को हम कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, ताकि जो सक्सेस रेट है वो किसी भी इंडिविजुअल का वो बहुत अच्छा जाए, ऊंचा जाए। और साथ ही साथ में ये भी रहे कि जो फेलियर्स हैं वो तो देखिए सभी के जीवन में चलते हैं, ऊपर नीचे भी चलता है ग्राफ, लेकिन एक मेजर जो हम कहते हैं ना, जिसको कि कई बार कई लोग 30 वर्ष 35 वर्ष के आयु में आके या 40 वर्ष की आयु में आके सोचते हैं कि हम अपना करियर बदल ले, या फिर हम कोई दूसरी करियर हमने क्यों नहीं चूज कर लिया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये इतने लॉन्ग एज में, इतने लंबे टेन्योर तक आके और फिर बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो आज मैं इसी परिचर्चा में हम लोग यही सब कुछ बातचीत करेंगे, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आलोक गुप्ता जी को, जो खुद एक करियर काउंसलर हैं और मतलब जिस करियर सलाहकार जिसको हम कहेंगे। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने करियर की सलाह दी है। ये BE है, GSITS जो प्रमुख संस्थान है हमारे प्रदेश का, वहां से 1990 में इन्होंने ये किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी ब्रांच रही है, तो उस टाइम की पायनियर और प्रीमियम कहना चाहिए जिसमें ये रहे हैं। उसके बाद MBA और PhD भी इन्होंने किया है मैनेजमेंट में, तो काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है इनका। यंग इंजीनियर्स के ये डायरेक्टर हैं, यंग इंजीनियर सोसाइटी है जो हमारी, उसके डायरेक्टर हैं ये, और टैलेंट इंडिया एकेडमी के भी डायरेक्टर हैं। 30 वर्षों से ये अपना एकेडमी चला रहे हैं, जिसमें ये बच्चों को IIT के लिए प्रिपरेशन देते हैं। IIT कोचिंग क्लास, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सुन रहे होंगे इस वक्त, कि उन्हें पता होगा कि आलोक सर क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो इनका जो स्पेशलिटी है वो है फिजिक्स और मैथ्स में। और इसके साथ में इन्होंने जो है 30 वर्षों से इन्होंने जो क्लासेस तो ली ही हैं, लेकिन साथ में ऑनलाइन का कंसेप्ट जो अभी अभी आया है, वो इन्होंने बहुत पहले ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके, मतलब ऑनलाइन मोड में CDs के रूप में जो है बच्चों को अपनी जो भी लेक्चर्स होते थे वो देते थे। तो ये बहुत ही मतलब दूरदर्शिता जिसको हम कहते हैं वो आलोक सर करते आए हैं। तो सर का और मैं स्वागत करती हूँ। और अपने अंकित जी जो है हमारे साथ ब्रेन वेव एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भूमिका जी हमारे साथ जूम मीट में है, वर्चुअल मोड में है, लेकिन भूमिका जी को भी बहुत लोग जानते होंगे, और वो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर है, आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी हमें अच्छी बातें बताने वाली है। सब बहुत उत्सुक रहते हैं उनकी बातें जानने के लिए। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आलोक गुप्ता सर को कि वो अब इस चर्चा की शुरुआत करें हम लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली मैम। डॉक्टर रूपाली बजाज, शी इज PhD, MBA and BE in Industrial and Production Engineering.
उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। हमारे पैनल में जो जो लोग हैं उन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा। A seasoned professor of management and has vast experience of more than 25 years in academics, academic administration, and as a director at private university and college, including industry experience at as young entrepreneur. मतलब जब वो छोटी थी, यंग थी, अभी भी यंग ही है, लेकिन पहले जब उम्र कम थी तब से उन्होंने बिजनेस अपना संभाला था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ये इनकी खासियत है, काफी एक्सपीरियंस है इनको। She has graduated from SGS ITS Indore in Industrial and Production Engineering with Honors Division, MBA in Human Resource Management and PhD in Management. She has coordinated and chaired various workshops and seminars at national level and has published a book on employee relationship management available at Amazon. मतलब Amazon पे भी आप इनकी बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। And also presented more than 25 research papers in international and national journal and conferences. She is registered guide at Barkatullah University Bhopal and co-guide at Rabindranath Tagore University Bhopal and has guided PhD scholars under her guidance. मतलब इनके गाइडेंस में लोग PhD करते हैं। She is a certified trainer, DOPT, and has also conducted various training sessions and expert lectures at various places, academic institutions, corporate and industry, like Manit, Bhopal, Center for Police Academy, MP Police Academy, NITTR, etc. She is member of expert committee, interview board member as well as member of board of studies at government and private universities, including Barkatullah University and RGPV Bhopal. She has initiated challenges and curricula at state level in coordination with Ministry of Technical Education, presenting the agendas at Governor House of Madhya Pradesh. जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एजेंडाज होते हैं वो गवर्नर को जब बताने होते हैं तो आप उस टीम को लीड करती हैं। She has been expert on various boards of media like GTV, All India Radio, Radio Mirchi, Dainik Bhaskar newspaper, Newsbite website, Career 360 and Ojas magazine for various career counseling and related sessions. तो इतनी टैलेंटेड आज हमारे बीच में पर्सनालिटी है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम जी। हमारे बीच में भूमिका जी भी हैं जो कि इंदौर से हमारे बीच जुड़ रही हैं। भूमिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। भूमिका जी के बारे में बताना चाहूंगा कि एस्ट्रो भूमि साइकिक एंड स्पिरिचुअल मीडियम, ये इनका पूरा ऑरा जो है उसके अंदर आता है। इस भूमिका कलाम इज अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रो एनालिस्ट एंड राइटर. After reaching the standards of success in the field of journalism and writing, Bhumika ji choose the path of karma and meditation. कर्म और ध्यान के ऊपर इन्होंने काफी रिसर्च की हुई है। Her spiritual journey began in the early years of childhood. Bhumika has gained knowledge of astrology, tantra, mantra, vigyan, yantra, yoga and meditation from the Guru Parampara. She specializes in many spiritual healing disciplines such as Sri Vidya, Tarot, Astrology, Palmistry, Hastrekha Vigyan, Numerology, Ank Jyotishi, Vastu Science and Reiki. With this knowledge, she is serving to mankind from her the platform called एस्ट्रो भूमिका, द लक चेंजर, जो भाग्य को बदल दे। इस तरह के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इंसान के भाग्य को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, इसमें भूमिका जी की मास्टरी है। ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स देयर हैव बीन मेनी पॉजिटिव चेंजेस इन पीपल्स लाइव्स
after applying her practical remedies and solutions. पिछले सालों में बहुत सारे लोग उनसे फायदा ले चुके हैं और ये एक नई विधा है, मतलब इंसान की पर्सनालिटी को एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करना, ये जो है ये भूमिका जी करती हैं। स्वागत है भूमिका जी आपका। हमारे बीच में अंकित गुप्ता जी भी हैं, स्वागत है आपका अंकित जी। नमस्कार सर। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं द ब्रेन सीडर, शॉर्ट फॉर्म आप बोलेंगे तो टीबीएस इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के। ये एक नई विधा है, हमारे पूरी बॉडी जो है उससे विद्युत की तरंगें निकलती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जब ईसीजी लिया जाता है ना हार्ट की एक्टिविटी का, तो कॉर्नर्स पे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, यहां पे हार्ट के पास। वो उन सिग्नल्स को कैच करते हैं और हार्ट की क्या पोजीशन है, किस तरह के वेवफॉर्म आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं, और उससे हम पता करते हैं कि पेशेंट की क्या पोजीशन है। वैसे ही ब्रेन से, दिस इज कंट्रोलिंग रूम ऑफ बॉडी, तो यहां से जो तरंगे निकलती हैं उसका एनालिसिस करते हैं ये, और उनको कैसे मैनेज करें ताकि आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर पाए। ही इज साउंड थेरेपिस्ट, master trainer and mentor of brain potential enhancement program and counselor with in-depth professional experience in the field of brain potential enhancement and human psychology. He was crafted various processes and procedures in the field of brain potential enhancement. देखिए ये वर्ड आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, ब्रेन पोटेंशियल इनहेंसमेंट, मतलब कैसे बढ़ाएं अपने ब्रेन की क्षमता को, मस्तिष्क की क्षमता को। Empowering individuals for optimum performances by ascending the brain waves individually and provide solution in the form of customized soundtrack of पंच तत्वा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। 5 तत्व से ये जो अधम शरीरा बना हुआ है, इसमें उनको कैसे हम मैनेज करें, ये अंकित जी का काम है। During his more than 6 years experience, he has consistently and successfully benefited individuals and group the access of 10,000 hours, more than 3,700 participants. करीब 4,000 लोगों की इन्होंने स्टडी अभी तक की है और उनको सॉल्यूशंस बताए हैं। He has also worked with the state government and central government for the children who have intellectual disability like autism, ADHD, AHD, CP, Down syndrome and MR, and has found positive changes in their behavior through sessions of brain potential enhancement program. He has also published newsletter by the name of ध्वनि क्योर्स, आवाज से कैसे हम उपचार करें, इसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है, which aims to educate people about how sound and vibrations can help them to live their life in healthier and happier way, with case studies and takeaway. He has received a bachelor's degree in mechanical engineering, master's in production engineering, master's degree in industrial engineering and management, employee psychology, ergonomics, MA psychology. He has been an ardent participator and volunteer in various social, cultural and co-curricular activities which include conducting seminars at play schools, institutions, private and government organizations. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, स्कूल्स में, जहां पे भी लोग मिलकर के काम करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, वहां पे ब्रेन का यूज बहुत होता है। तो ब्रेन को कैसे ठीक रखें, उसको क्या क्या नरिशमेंट देते रहें, आप बताते हैं। काफी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। He has published papers on topic like enhancement of work efficiency of employees using customized soundtrack of Panchatattva, which is published in TMH publication. As a devout broad service offering brain empowerment solutions to the future generations, he aimed to accomplish holistic personalities with the motive to focus on brain potential enhancement and social interaction skills. He strive in earnest through vibrations and sound waves therapy of Panchatattva method
to unfold the creativity within the individual by the means of fun-filled activities in a congenial environment to promote enhanced attention, concentration, power of retention, emotional control, stress, and anxiety reduction, unfolding their creative eminence and in turn achieving academic, professional and personal excellence. तो पूरी सारा कंट्रोल ब्रेन से है, तो ब्रेन कंट्रोल को कैसे करेंगे आज हम अंकित जी से समझेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. काउंसलिंग लाइफ में कैसे करना है, कहां आगे बढ़ना है, कहां नहीं जाना है, कौन सी फील्ड को हम कैसे चूज करें और क्यों करें, रूपाली जी से समझेंगे. और हम एस्ट्रोनॉमी, ग्रह नक्षत्र, ये एक विज्ञान है, माने ना माने इतना गूढ़ है कि पूरा समझ में नहीं आता, तो लोग कहते हैं अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक साइंस है. और उसके बारे में हम अपने जीवन में कैसे उसका यूज करें वो हम भूमिका जी से समझेंगे. तो आप सभी का स्वागत है आज के इस चैट शो में. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूपाली जी से. रूपाली जी, व्हाट इज करियर काउंसलिंग and why it is necessary? बातें बताई आज, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर कि हम कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए और सीखने के लिए, जिसमें हम स्टूडेंट्स को, मतलब हम जब हम खुद स्टूडेंट होते हैं तो हम सीखते रहते हैं, लेकिन जब हम एक स्टेज पार कर लेते हैं और हम बच्चों को या दूसरों को हम अपने ज्ञान से कुछ बताना चाहते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम उनके साथ भी बहुत कुछ सीखते जाते हैं. तो करियर काउंसलिंग सर वही है. मतलब अगर मैं किसी को करियर के बारे में बता रही हूँ तो मैं खुद भी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ कि करियर में क्या क्या हो सकता है. और आजकल जिस तरह से करियर में वेरिएशंस आ गए हैं, मतलब पहले तो ये था कि हमारे पास में सिर्फ 2-3 कुछ ऑप्शंस हुआ करते थे, मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, और हमारे पास ये ह्यूमैनिटीज और ये वाला कोई ऑप्शन नहीं होता था. और हम ले दे के सिर्फ एक होम साइंस हमारा पहले चलता था. तो जिन्हें लगता था कि बस लड़कियों में या लड़कों में आर्ट्स होता था, उन लोगों को बस वो ले लिया जाता था, और फिर करियर का इस तरह से कोई विचार होते नहीं थे. लेकिन अब क्योंकि बहुत समय बदल गया है, सारी चीजें बहुत सारा कुछ चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है ये, तो इसमें हम इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते. तो यस, करियर काउंसलिंग जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है. वो उसकी खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बारे में कैसे काम करना है, आगे किस ऑर्डर में उसको आगे बढ़ना है अपनी करियर में, खुद के इंडिविजुअल की लाइफ में और लाइफ के डिसीजंस में. तो ये सारे जो डिसीजंस हम लेंगे वो एक्चुअली में हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये इसमें सारे करियर काउंसलर्स उनकी हेल्प करते हैं. तो करियर जो है एक बेसिकली एक ऑक्यूपेशन है. हर किसी को एक ऑक्यूपेशन चूज करना ही पड़ेगा अपने जीवन में, ताकि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से जो है वो बढ़ के अपने अपॉर्चुनिटीज मिले उसको, और वो जाकर अपनी फ्यूचर लाइफ को प्लान कर सके. तो जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं सर, तो इसमें हम सिर्फ करियर में सिर्फ पढ़ाई लिखाई को नहीं देखते, बल्कि अपने इंटरेस्ट को भी देखते हैं, अपनी एबिलिटीज को भी देखते हैं, अपने नॉलेज को भी देखते हैं, और हम किस तरह से अपने आप को आगे मोल्ड कर पाएंगे वो भी हम देखते हैं. मतलब इसमें हमको करियर में सिर्फ ये नहीं देखना है कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे आ गए हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो हम वो वाला करियर चूज करें. तो अगर हम वो करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता. तो आदमी खुद, इंसान खुद अपने आप को जानने के लिए बहुत साल लगा देता है, और जब तक वो खुद जान पाता है खुद को कि मेरा इंटरेस्ट क्या था, मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, ये भी बहुत टाइम लग जाता है कई लोगों को जानने में. और कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पहले से ही पता होता है, बड़े फोकस होते हैं कि हमें तो भाई अपने बारे में पता है, हमको इस चीज में इंटरेस्ट है. तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि हम आज की जनरेशन की अगर बात करें, जो जनरेशन जेड जिसको हम बोलते हैं, तो उनकी बात करें तो वो लोग तो सच में बहुत स्मार्ट है. उनको पता है हमें क्या करना है, उनको ये चीज सर इनको जानकारी है कि हमें अगर अपने आईआईटी चूज करना है, या हमें फैशन डिजाइनिंग में जाना है, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है, उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है.
मैंने तो देखा है कई बच्चों को होटल मैनेजमेंट का उनके दिमाग में पहले से ही रहता है कि हम तो होटल मैनेजमेंट चूज करेंगे, मतलब उनके दिमाग में क्लैरिटी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें करियर काउंसलिंग कैसे हेल्प करती है कि हाँ, होटल मैनेजमेंट आपने चूज कर लिया है या फैशन डिजाइनिंग आपने चूज कर लिया है, तो आपको उसके लिए कौन सी स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, और उन स्ट्रीम्स में आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि क्या है, अब हमारे पास में मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम हो गया है, और जैसे कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें तो आपके पास में इतने ऑप्शंस हैं और इतने वेरिएबल्स के साथ अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो कि आज दूसरे देशों में चल रहा है। यूरोप से ये जो है ये पॉलिसी हम लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। तो जैसे अगर हम कहें कि यूरोप में अगर हमने कंप्यूटर साइंस लिया है, तो कंप्यूटर साइंस के साथ अगर बच्चा साइकोलॉजी में पढ़ना चाहता है तो इट इज अवेलेबल फॉर। तो उसके इन कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस आगे क्या होंगे और वो एम्प्लॉयमेंट में कैसे बदलेंगे। फाइनली हर इंसान को जो है अपने एम्प्लॉयमेंट या अपने प्लेसमेंट को लेकर जो है वो बातचीत ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स को कई बार ये चीजें, क्योंकि सही बात है उस उम्र में इतना नहीं अनुभव होता है, तो ये सारी चीजों को लेके करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा जो है, जैसे हम आजकल बच्चे जो है विदेशों में भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, बाहर की यूनिवर्सिटीज में एक्सचेंज प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और बच्चे यहाँ से जो है वो वहां जाकर प्लेस होना चाहते हैं, वहां जाके पढ़ना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि वो बाहर से विदेश से होकर आ जाते हैं कुछ अपनी स्ट्रीम्स लेकर, और फिर यहाँ पर आकर वो काफी परेशान हुए हैं, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम में चले गए और फिर उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन की चीजें यहाँ पर उन्हें मिल ही नहीं रही थी। तो ये सब जो है दिक्कतें आती हैं, एंड लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, तो डेफिनेटली हमें वो करना ही है। लेकिन इसमें करियर काउंसलिंग सर बहुत हेल्प करती है। तो करियर काउंसलिंग का मैं कहूंगी कि इंटरेस्ट, एबिलिटीज और साथ ही साथ वैल्यूज, मैं तो इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि वैल्यूज भी उसमें होनी चाहिए, तो वो करियर जो है बेस्ट है। और यस, लास्ट में जो करियर काउंसलिंग करे या करियर बन जाए, तो उसमें जो है इंडिविजुअल हैप्पी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो खुश रहे, उसे सेटिस्फेक्शन रहे, उसे कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने जो लाइन चूज करी थी उसमें अब मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं कर पाया, ये चीज ना हो। तो इसकी कम से कम हम कुछ पूरी तरीके से तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं मेरे ख्याल से। भूमिका जी से पूछना चाहूंगा, भूमिका जी, हाउ योर एस्ट्रोलॉजी इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द कैरियर। एस्ट्रोलॉजी से कैरियर को डिसाइड करने में कैसे हेल्प मिलती है? बहुत अच्छा विषय है, और जो विषय पे हम आज जो एक्सपर्टाइज एकत्र हुई है सारी चीजों को लेके, इसमें इन सभी चीजों का एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ इन चीजों का भी बहुत, जैसे कि रूपाली जी ने कहा काउंसलिंग, और अंकित जी हमें ब्रेन वेव्स के बारे में बताएंगे। और जो एस्ट्रोलॉजी का यदि मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो जब किसी भी इंडिविजुअल का जब बर्थ टाइम, प्लेस, नेम, ये सारी चीजें लेके एक बर्थ चार्ट बनता है जिसको हम कुंडली कहते हैं। कुंडली एनालिसिस में हमारे जो पंच तत्वों के अनुसार हमारे जो ग्रह हैं, 9 ग्रह और 12 उनके हाउसेस होते हैं, हमारे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव हैं, उन सभी पड़ावों के बारे में, उसमें हमें ग्रहों की ऊर्जा के बारे में कि इस ग्रह की जिस वक्त हम पैदा हुए हैं उस वक्त ग्रहों की ऊर्जा से हमें क्या शक्ति मिल रही है, कहाँ पे चीजें पॉजिटिव हैं, कहाँ नेगेटिव हैं, या कहाँ न्यूट्रल है, किसको हमें पावर देनी है, ये जानकारी हमें पता चलती है एस्ट्रोलॉजी में कुंडली एनालिसिस से। यहाँ यदि हम बात करें करियर की, तो हमारी जो कुंडली होती है, या हम दूसरी काफी सारी विधाएं हैं एस्ट्रोलॉजी की, जैसे न्यूमरोलॉजी, पॉमिस्ट्री की आपने बात की, टैरो की बात की, इन सभी में एक ऊर्जा का एनालिसिस होता है। हर इंडिविजुअल के पास एक अलग तरह की एनर्जी होती है। जिस तरह से हम सभी में एक डिफरेंट डीएनए है, इसी तरह से हम हर व्यक्ति एक अलग ऊर्जा कैरी करते हैं हमेशा। ये साइंस का पार्ट हो गया। इसमें एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, इसी का और आगे गुण जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। जिस तरह से एक इंडिविजुअल अलग अलग स्तर पे अपनी ऊर्जाओं को पूरे जीवन में प्रदर्शित करता है, उसकी क्षमताओं को
उपयोग करता है, या कभी कभी हमारे जो जीवन के उतार चढ़ाव है उसमें हम जो निर्णय लेते हैं और वही निर्णय हमें परिणाम के रूप में प्राप्त होते हैं, यही सारी चीजों में कर्म का जो भाव है, वहां पे जब भाग्य जुड़ता है तो एस्ट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें पता चलता है। जैसे यदि मुझे पहले से पता हो कि मेरी जो ऊर्जा है वो सूर्य से ज्यादा प्रभावित है, या सूर्य का जो अग्नि तत्व है, या मैं कहूं कि सन एलिमेंट इज सूर्य तत्व जो है वो मेरे अंदर ज्यादा है मेरी पर्सनालिटी में, तो मेरी जो पर्सनालिटी होगी वो पूरी तरह से एक लीडरशिप क्वालिटी की होगी। और ऐसे में क्या किस तरह के मुझे करियर चुनाव करने चाहिए जिससे कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो, और जिस तरह की मैं पढ़ाई करूं, जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूं, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए। और जब ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो जाता है मेरी ऊर्जाओं का और मेरी जो क्षमता मैं अपने अंदर विकसित कर रही हूं या कर रहा हूं, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये प्रॉपर सिनर्जी बनती है। और ये प्रॉपर सिनर्जी हमें पूरे समय हमारे जो मन मस्तिष्क की बात करें, परिणाम की बात करें या सफलता की बात करें, यहाँ पे हमें जीवन में प्राप्त होता है। कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें कि 30-40 वर्ष की उम्र में व्यक्ति बहुत ही मतलब एक ऐसे दो राह पे खड़े होते हैं जीवन के, जब उन्हें समझ नहीं है कि मुझे अब क्या करना है। कई चीजों में शुरू किया, पढ़ाई किसी और चीज में की, काम किसी और मतलब करियर किसी और चीज में बन गया, उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उसके बाद उसको छोड़ के कोई और चीज का व्यवसाय शुरू किया, एंड आखिरी में हमारे हाथ में जो लगा वो था असफलता। ना हम समाज में सम्मान प्राप्त कर सके अपने करियर या अपनी चीजों को लेकर, और ना हम अच्छा धन अर्जित कर सके। तो वो फाइनली इस तरह से जो काउंटिंग होती है एक समाज में सफलता के लिए, वहां पे परिवार में और बाकी चीजों में हम एक दो राहे पे खड़े हुए हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए जो कि हमें, जिसमें भाग्य साथ दे। अब आप यदि 40 की वर्ष में जो कर्म हमने किया है, हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले और हमने उनसे तब अपने भाग्य के बारे में या अपनी ऊर्जाओं के बारे में बात करनी चाहिए। यदि ये काम हम 20 वर्ष की उम्र में या 18 वर्ष की उम्र में करते, तो हो सकता है कि 40 की उम्र में हम सफलता प्राप्त कर चुके होते, या हम हो सकता है नहीं 100% होता और सफलता भी प्राप्त करते, और इस समय हम कई और लोगों की मदद कर रहे होते करियर चुनाव करने में या उनको बताने में कि ये चीजें इस तरह से भी की जा सकती। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले होता, इस तरह से बनता है कि यदि सही समय पर जब हम किसी विषय का चयन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर करियर के चयन करने के मुहाने पर हैं, उस वक्त स्पेशली मैं बात करूंगी 10th 12th और ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की। और मेरे पास इस तरह आते ही हैं लोग जिनको कि करियर चुनाव करने के पहले ये चीजें चयन करनी होती हैं, और उस समय हम देखते हैं कि कुंडली में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, ये आपका बाकी चीजें आपकी किस तरह से आपकी ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, उसी दिशा में आप चयन करें तो आपको प्रकृति की सिनर्जी का भी उपयोग करने को मिलता है, और फाइनली ये होता है कि आप जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जैसे मान लीजिए मुझे कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, मैंने डेस्टिनेशन तय कर लिया और मैं निकली अपने घर से, और घर से निकलते वक्त यदि मुझे एक अच्छा साधन उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मिल जाए, तो मेरी जो यात्रा है वो बिल्कुल ही आवश्यक है कि वो एक कंफर्टेबल जोन में होगी और मैं जल्दी अपने समय पर अपनी पूरी सुविधा के साथ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। भाग्य का बिल्कुल ऐसा ही या कुंडली का ऐसे ही रोल प्ले होगा कि यदि हमने सही समय पर सही साधन यानी सही काउंसलिंग या सही सलाह हमने ले ली और हम सही व्हीकल में बैठ गए, तो हम सही समय पर सही जगह कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर इस तरह से एस्ट्रोलॉजी आपके करियर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और हम क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, मैं अंकित जी से पूछना चाहूंगा कि अंकित जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन वेव एनालिसिस?
क्या होता है? थैंक यू आलोक जी, और नमस्कार रूपाली जी, नमस्कार भूमिका जी। और आज काफी अच्छा टॉपिक है आज, जिसपे हम अपना विचार रखेंगे और जिसपे चर्चा चल रही है वो है कैरियर काउंसलिंग। और उसमें ब्रेन वेव एनालिसिस एक सपोर्ट करता है कैरियर काउंसलिंग को। वो किस तरीके से कि मान के चले किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कहां से लेगा, वो अपने मस्तिष्क से लेगा। बट उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एट द बैक ऑफ द माइंड पार्टिसिपेंट के दिमाग में चल क्या रहा है। कई बार हम खुद के ही दिमाग को नहीं समझ पाते कि हम एक्चुअली में चाहते क्या है। तो ब्रेन वेव एनालिसिस एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसको हम एमईजी मशीन के थ्रू हम एसेस करते हैं, मैग्नेटोएंसेफेलोग्राम मशीन के थ्रू में, और जिसमें हमको पता चलता है पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, हमारे ब्रेन की 5 ब्रेन वेव्स होती हैं और हर 5 ब्रेन वेव्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति या पार्टिसिपेंट्स को यह बता दिया जाए कि आपके जो ब्रेन वेव्स हैं वो क्या स्टेटस रखते हैं और उस कारण से उस बेसिस पे आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए, तो डिसीजंस आसानी से ले सकता है और साथ में जो भी वो डिसीजन लेगा तो उस कारण से उसकी सक्सेस रेट में इंक्रीज उसको मिलेगा और साथ में उसके लिए वो क्वालिटी सक्सेस उसको मिलेगी। तो उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेन वेव एनालिसिस होती क्या है। ब्रेन वेव एनालिसिस एक तरीके का असेसमेंट है जिसमें पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का थॉट प्रोसेस, उसका स्टेट ऑफ माइंड हम जान पाते हैं। अब इसमें जो 5 ब्रेन वेव्स होती हैं तो मैं आपके सामने हर एक ब्रेन वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कहते क्या हैं। जैसे पहली ब्रेन वेव मैं बात करूं अल्फा ब्रेन वेव। अल्फा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंट्रोल ओवर ब्रेन, ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कितना है, थॉट कितना बैलेंस है, विजनरी कितने हैं, पॉजिटिविटी कितनी है पार्टिसिपेंट के अंदर, तो ये हमको अल्फा स्टेट से पता चलती है। बीटा स्टेट होती है फॉर द इंटेलेक्चुअल, इंटरप्रिटेशन, लर्निंग एंड ग्रेस्पिंग। देन फिर गामा, गामा ब्रेन वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्शन, रिएक्शन, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्रेशन। देन फिर थीटा का होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड डेल्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के अंदर एंथुसियाज्म कितना है, सेल्फ स्टीम कितनी है, स्लीपिंग स्ट्रेटेजी कैसा है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अब मान के चलें कि कोई एक पार्टिसिपेंट है, उनको कोई डिसीजन लेना है कि मैं कैरियर में क्या करूं और वो कंफ्यूज है, उनको उनके पास में 4 ऑप्शन आ गए हैं कि उनको इधर आफ्टर 10th उनको या तो साइंस लेना है या फिर साइंस मैथ साइंस विद बायो लेना है, पीसीएम विद मैथ्स लेना है। अब उनके सामने 3 ऑप्शन है, या तो पीसीएम ले लें या पीसीएम विद कॉमर्स ले लें, पीसीएम विद बायो ले लें। बट इन 3 में वो एक्चुअली में चाहते क्या है, क्योंकि हमारा ब्रेन इन्फ्लुएंस है, हमारा ब्रेन इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है। हम चीजों से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, हम दूसरों की सक्सेस को सुनते हैं और उससे अफेक्ट हो जाते हैं। अब इससे हमको लग रहा है कि उसने बायो लिया था तो उसको सक्सेस मिल गई, उसने कॉमर्स लिया था, मेरे सीनियर ने कॉमर्स लिया था तो वो टॉप कर गए, पीसीएम लिया था वो आईटी में सिलेक्ट हो गए। बट मैं क्या चाहता हूं इंटरनली, मैंने जो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में जो बचपन से ट्रेन करके रखा है वो मैं क्या जानता हूं। तो अब मान के चलें जब हम उनका ब्रेन वेव एनालिसिस करते हैं और ब्रेन वेव एनालिसिस में अगर हमको उनकी बीटा ब्रेन वेव अच्छे लेवल पे दिखती है तो इसका मतलब पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को पीसीएम में जाना चाहिए। उनका इंटेलेक्चुअल अच्छा है, उनका इंटरप्रिटेशन अच्छा है, उनका लर्निंग अच्छा है, ग्रेस्पिंग अच्छा है, साथ में वो पीसीएम विद कॉमर्स में जा सकते हैं। अब पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के अंदर अगर थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस है, इमोशनली बैलेंस का मतलब वो जल्दी किसी से अफेक्ट नहीं होते हैं, किसी के इमोशन से या फीलिंग से, तो और बीटा के साथ में अगर हम थीटा का कॉम्बिनेशन को अगर देखते हैं तो वो पीसीबी में जा सकते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो बायो स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और इसी के साथ में एक होता है हम कॉन्शियस स्टेट में हम पार्टिसिपेंट की ब्रेन वेव एनालिसिस लेते हैं जिससे एक स्टैंडर्ड हमको असेसमेंट निकल के आता है। दूसरा, जब हम उनसे बात करते हैं तो बात करते वक्त अगेन मैंने आपको बोला कि हमारा ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है किससे, हमारे सेंसेस से, आईज, नोज, ईयर, टेस्ट एंड टच, और सबसे ज्यादा साउंड से इन्फ्लुएंस होता है। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारा ब्रेन साउंड को रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करता है साउंड पर। सो जैसे ही हम उनसे बातचीत करते हैं और उसी वक्त पैरेलली उनकी ब्रेन वेव एनालिसिस हो रही होती है तो फिर हम उनको कहते हैं कि आपका पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आपका ब्रेन वेव आपका साथ दे रहा था
और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ब्रेन वेव साथ नहीं दे रहा था, तो एक एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है पार्टिसिपेंट के जब हम उनके सामने टेंजिबल रिजल्ट्स देते हैं. So Alok ji, this is all about the brainwave analysis, as it is a very vast topic. So पता चला हमें उसको एक दूसरे एंगल पे, रिसर्च के एंगल पे ना ले जाऊं. So thank you so much. So it is बहुत अच्छी बात है ये तो. बहुत एक नई बात है ये तो, इस चीज को हम देख रहे हैं. रूपाली जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कैरियर काउंसलिंग इन डिसाइडिंग कैरियर ऑप्शंस. मतलब हम कैरियर ऑप्शंस के लिए चूज करने में कैरियर काउंसलिंग का क्या, कैसे यूज कर सकते हैं. बिल्कुल आलोक जी, तो मैंने अभी आपको करियर काउंसलिंग के बारे में बताया थोड़ा सा कि क्या ज़रूरत होती है करियर काउंसलिंग की लाइफ में. और हर एक इंडिविजुअल को करियर काउंसलिंग में ज़रूरी है कि वो जाने, एटलीस्ट इतना तो जाने कि भाई उसके लिए वो करियर क्यों इम्पोर्टेंस रखता है. उससे उसको, जैसे अभी भूमिका कह रही थी, सफलता और असफलता की बात है, तो बहुत सारे ज्ञानी लोग कह गए हैं कि असफलता और सफलता को हम इस तरह से, किसी भी तरीके से, कोई हमारे पास थंब रूल नहीं है, हम उसको नाप नहीं सकते, हमको नहीं पता होता है. तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम कहते हैं, जिनके द्वारा ये गवर्न होती है करियर. तो ठीक है, ये तो हमारी सब चीजें चलती रहती हैं कि कैसे, और ब्रेन वेव एनालिसिस भी उसमें अपना हेल्प करेगा या एस्ट्रोलॉजी भी करेगी. लेकिन हाँ, करियर में इतना जानना तो जरूरी है कि कितने करियर ऑप्शंस हैं बच्चे के पास में. तो इतना तो मेरे ख्याल से सभी आजकल स्टूडेंट्स को काफी कुछ ज्ञान है कि कौन कौन से करियर होते. फिर भी एक बार हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे 12th के बाद में बच्चे, जनरली जो ट्विस्ट पॉइंट आता है वो 12th के बाद ही है. 10th तक जो है बच्चा को ये पता होता है कि 10th के बाद में मुझे स्ट्रीम्स चूज करनी है, पर उसके दिमाग में कोई क्लियर कट आइडिया नहीं होता है. कुछ स्टूडेंट, मैं आपको वो परसेंटेज छोड़ दूंगी वो कैटेगरी वाला, जहां पे वो बच्चे को शुरू से पता होता है 6-7 से कि मुझे जो है क्या करना है, और उसके लिए वो क्लासेस भी अपनी शुरू कर लेते हैं, कोचिंग क्लासेस. और कई बार ऐसा होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है उनकी लाइफ में, 11th में आके बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को कह नहीं पाते हैं, उनसे डिस्कशन नहीं हो पाता, उनको लगता है नहीं हमारे लिए तो यही चीज बनी हुई थी, हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे लिए ये सपना देखा हुआ था. तो ऐसी सब बहुत सारे चीजें आती हैं, और इसमें ही काउंसलिंग का सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि काउंसलिंग करी जाए. कहीं पर भी कोई जिंदगी स्टॉप नहीं होती है, कहीं पर भी उसको, लाइफ को कहीं भी स्टॉप नहीं किया जा सकता, वो चलती रहेगी. तो अगर कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हर तरीके की आजकल फैसिलिटी उपलब्ध है. सारे बच्चों से और पेरेंट्स से ये मैं कहना चाहूंगी कि वो लोग इसका पूरा भरपूर लाभ ले और जाने कि भाई इससे हम कैसे हेल्प हो सकते, कंफ्यूजन ना हो. देखिए, दो बातें इसमें, कई बार इंसान बहुत लोगों से बात कर लेता तो वो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये भी आपको, मतलब ये एक बैलेंस, हम वही, पेरेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का इंपॉर्टेंट रोल है, और जो जैसे समाज में लोग योगदान कर रहे हैं अपने सर्विसेज का, तो मैं कहूंगी उनसे भी कि भाई वो उनको बताएं, अवेयरनेस दें ये चीज की कि हाँ भाई आज हमने कुछ पाया है तो हम सोसाइटी को उतना दें, बच्चों को हम बताएं कि उनको अपने करियर से रिलेटेड चीजों को जानना बहुत जरूरी है. तो जैसे मैं करियर ऑप्शंस अगर आपको बताऊं, तो 12th के बाद में जो है हमारे करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं. जैसे वही कॉमर्स है, तो अगर कॉमर्स में हम आर्ट्स का कॉम्बिनेशन भी कई बार रहता है, तो जैसे बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये तो बच्चे करते ही हैं. सीएस और सीए के लिए काफी बच्चे ट्राई करते हैं, और मैंने देखा है कि कुछ 3-1 साल बाद वो सीए सीएस को ड्रॉप कर देते हैं, और फिर वो ड्यूअल डिग्री लेने की भी कोशिश करते हैं बच्चे. जैसे सीएस सीएस करते करते कोई मास्टर्स डिग्री भी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो ना वो सीएस सीएस को जस्टिफाई करते हैं, मतलब उनको ये चीज पता होती है कि सर, उनको ये पता होता है कि सीए और सीएस में मैं नहीं निकल पाऊंगा, या मेरा थोड़ा सा लग रहा है कि आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट, तो मैं अपनी ड्यूअल डिग्री की तरफ जाऊं, दूसरे मास्टर्स डिग्री को मैं ले लूं. तो इसमें जो है, ये जो मेरे को लगता है ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि उसको ना वो इस वाली डिग्री के साथ जस्टिफाई कर पाता है, ना इस वाली डिग्री के साथ. जैसे अब वही बात हो गई, फिर पुरानी बातें आ जाती हैं फिर से कि भाई आप एक चीज पे फोकस रखिए.
तो फोकस वाली बात जो है वो आज के जमाने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम इतनी चीजें देखते जाते, इतना कुछ हमारे पास में कुछ अवेलेबल है कि हम फोकस नहीं रख पाते। इवन हम भी हैं तो नहीं रख पाते, बट स्टिल मतलब फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर हम ये करियर काउंसलिंग को थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व करें तो डेफिनेटली आपको इसमें कहीं ना कहीं फोकस और थोड़ा विश्वास, ये भी बहुत है, आत्मविश्वास और घर वालों का सहयोग भी बहुत जरूरी है इसमें। तो ये CS डिग्री है। कुछ लोग एजुकेशन फील्ड में शुरू से अपनी वो रखते हैं कि हम एजुकेशन में जाएंगे, तो उनके लिए D.Ed B.Ed जो है वो भी है। और कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से फन लविंग होते हैं, उनको ज्यादा बहुत कुछ प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, तो कुछ कॉल सेंटर्स वगैरह के भी उनके पास में रहते हैं। देखिए अर्निंग तो सभी को करनी है, और 10th 12th के बाद में सारे बच्चे कुछ मेरे ख्याल से सब लोग अब थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ वर्चुअल मोड में तो कर ही देते हैं कि हम थोड़ा पैसा कमाएं, हम 2000 रुपए कमा लें, हम 4000 कमा लें। मोबाइल लेना है, हाँ मोबाइल लेना है, उनका शौक होता है बहुत हमें ज्यादा। अपनी गाड़ी में खुद अपना पेट्रोल डलवाना है, जी। या फिर हमें अपनी खुद पार्टी खुद करनी है। तो इतना छोटा वो जो है बहुत अच्छा है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। बट यस मैं फिर से कहूंगी कि उस चक्कर में, इंडिपेंडेंस के चक्कर में आप अपने करियर को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। बीकॉम के बाद में जो है वो लोग MBA वगैरह तो कर ही सकते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आजकल। इसके अलावा जो है आपका बीलिब जो लाइब्रेरियन का एक ऑप्शन वो भी है, जो बहुत अब खत्म सा हो गया क्योंकि सब कुछ ई फॉर्म में आ गया है, तो ई लाइब्रेरीज हो गई हैं, तो लाइब्रेरियन का भी बहुत कम रोल हो गए। लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं तो देखती हूँ IIT के इंस्टीट्यूट से भी एक बार एक बंदे ने यहाँ पे लेक्चर दिया था, एंड ही वाज जस्ट अ लाइब्रेरियन एंड ही हैज डन हिज डॉक्टरेट, मतलब PhD उसमें कर लिया था, एंड देन ही वाज डिलीवरिंग लेक्चर टू द पीपल ऑफ NITs। आई वाज तो शॉक्ड कि लाइब्रेरी के क्षेत्र में से उठकर वो बंदा NIT के बच्चों को पढ़ा रहा था। तो आई वाज रियली मैं सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि चलो इसमें भी आपके पास में बहुत कुछ है। मतलब करने के लिए वही बात है, करने के लिए बहुत कुछ है, आपको तय करना है कि आपको क्या करना है और उसमें एक्सपर्टाइज करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक्सपर्टाइज करना है। उसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड भी आजकल बहुत चल रहा है। आर्ट्स के बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं और बड़े शौक से लेते हैं कि हमें आर्ट्स के फील्ड में जाना है, और कई बार 90% वाले बच्चे, प्लस वाले बच्चे कहते हैं हमें आर्ट्स लेना है, और उनके पेरेंट्स और सारी सोसाइटी वाले उन्हें काफी डीमोटिवेट करते, डिस्करेज करते कि तुम ये कौन सा स्ट्रीम ले रहे हो। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनको लेना चाहिए। फैशन डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, एक बहुत बड़ी एक अपनी दुनिया है जिसमें फैशन डिजाइनिंग अपने आप में ग्रो कर रही है। और इसी तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग भी इसमें आर्ट्स के फील्ड में हम कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस का भी बड़ा स्कोप है। फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने में भी बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, और कई बार ट्रैवल एंड टूरिज्म में इसका बहुत हेल्प मिलता है। तो जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ग्रो हुई है आज, मतलब यस इट इज सो मतलब गुड दैट बच्चे उसमें भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ अपने भी मतलब आर्किटेक्चर वाले बच्चे भी इसमें चले जाते हैं। तो ये सारे फील्ड्स हैं। देखिए 12th विद साइंस के साथ में PCM और PCB वाले बच्चों के साथ में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब उनके इंजीनियरिंग वाली जो स्ट्रीम्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, और फिर उसके बाद उनको पता होता है कि हमें मास्टर्स डिग्री करनी है, या फिर हमें अपने आप को कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट उनको मिल जाते हैं। तो ये भी है, लेकिन उसमें जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट्स को अगर हम छोड़ दें तो फिर उसके बाद जो थोड़े से हम लोअर मतलब रैंकिंग में, लोअर तो नहीं बोलेंगे बट यस उनसे रैंकिंग में कम जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके बच्चों को शायद प्लेसमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं और बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। तो उसमें मेरा यही काउंसलिंग रहेगा कि आप उसमें अपनी एक्सपर्टाइज लें, मतलब आप अपने मास्टर्स डिग्री को उसमें लें, और मास्टर्स डिग्री सभी लोग कर रहे हैं, बट उसका प्लान आप पहले से करें। तो यूजी के टाइम पे ही आप थोड़ा सा डिसाइड कर ले, अपने ग्रेड सभी देख लेते हैं, और वो जो है फिर वही बात है कि वो 3 इडियट्स वाली बात कहने में आ जाती है कि भाई मार्क्स से कुछ नहीं होता। नहीं, मार्क्स से होता है, मार्क्स से ही होता है। आपकी कंसिस्टेंसी तो मार्क्स से ही पता चलती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि एक मार्क्स के लिए आपको जिंदगी अपनी दांव पे लगानी है, लेकिन यस मार्क्स आपको लाने हैं, उसमें कंसिस्टेंसी दिखानी है, सिंसियरिटी उसी से शो होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर को तो काफी आइडिया है इस चीज का कि बच्चों को मार्क्स के लिए कितना कुछ प्रेशर में रहना पड़ता है।
बट यस, आपको एक अपने ग्रेड्स, अपने मार्क्स, अपना एनालिसिस पता पड़ जाता है, तो उसमें आप फिर धीरे धीरे उसको अपने इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। तो ये सारी जरूर बातें हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऑप्शंस है अवेलेबल, जो बच्चे चाहते हैं कि वो मिलना, हाँ, मतलब करियर काउंसलिंग से, तो डेफिनेटली हम लोगों के मोबाइल नंबर्स और यहाँ पर सारी चीजें हैं। प्रज्ञान सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में ये हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जी करियर काउंसलिंग दे रहे हैं बच्चों को। और दे कैन कॉन्टैक्ट अस, वो आ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने करियर से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। भूमिका जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भूमिका जी, ये जो आपकी फील्ड है ये काफी, इसको आप कैरियर से जोड़ते हैं, लाइफ से जोड़ रहे हैं और एक नई विधा आपने शुरू की हुई है। तो कोई ऐसा कोई केस है आपके पास में जो आपने किया हो जिसमें आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हो या फायदा हुआ हो, क्या आप शेयर करेंगे हमसे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, एक रिसेंट का ही मैं बताती हूँ, इट्स फ्रॉम यूपी। मैं इसमें स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिस तरह से मेरे पास चीजें आई, उसमें एक 22 साल के बच्चे का उनकी मम्मी ने एक एनालिसिस करवाया और ही वॉज डूइंग वेरी गुड। जो वो कर रहे थे एमबीए के लिए प्रिपरेशन और सारी चीजें, तो बहुत अच्छा सारा कुछ चल रहा था। लेकिन उनकी मदर का ये सोच था, जैसे हमेशा ही होता है कि पेरेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर होता है, स्पेशली इन द करियर जोन। और माँ का ये मतलब ये कहना था कि मेरे बेटे का जो भी करियर बने वो किसी मल्टीनेशनल में ही होना चाहिए, किसी ऐसी कंपनी में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या रेमेडीज मुझे करनी चाहिए, कैसे सारी चीजें होंगी डिजाइन। स्पेसिफिकली मल्टीनेशनल, स्पेसिफिकली नॉट ओनली द मल्टीनेशनल, उनका बिल्कुल ये था कि वो भारत के बाहर जाके अपने काम करें और वहां से फिर वो धन भी अर्जित करें, मान सम्मान भी अर्जित करें, फिर उसके बाद वो वापस आए। तो एक तरह का बच्चे के ऊपर तो प्रेशर होता ही है इस तरह की सिचुएशन में, जो माता पिता के एक्सपेक्टेशन होते हैं। जब मैंने उनकी कुंडली देखी और मैंने देखा कि बच्चे की जो कुंडली है, जो माँ अपने विचार कर रही है, वो बहुत ही लिमिटेड है। उसकी कुंडली में तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें लिखी हुई है। मैंने उससे भी बात की, फिर मैं यह नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने जब उससे बात की और मुझे समझ में आया कि जो उसकी ग्रहों की पोजीशन है, जिस तरह से टैरो आ रहा है, रियली ही इज कैरिंग दैट सच एनर्जी। उतना काम, कूल एंड बिल्कुल एकदम चीजों को सोचने समझने वाला, इमोशनली बैलेंस्ड इन द एज ऑफ 22। यदि इस उम्र में कोई भी व्यक्ति इमोशनली बैलेंस्ड है, इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ के जो चयन की प्रक्रिया है उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और उसका जो राहु था, मतलब जो प्लेनेटरी पोजीशंस थी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी कि वो आउट ऑफ कंट्री, मतलब भारत के बाहर जाएगा भी, वहां पे सारी चीजें करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर एज जो मैंने उनको बताई, उसमें जो कुंडली में आ रही थी कि ये अपना खुद का पूरा एम्पायर बिल्ड करेगा। ही इज नॉट अ सिंपल और कुछ इस तरह का नहीं है। आप, मैंने उसको, उनकी मम्मा को कहा, उनको भी कहा, मैंने कहा बेटा लिमिट मत लगाओ, आप यहाँ गलती कर रहे हो। ये करियर चुनने के लिए आप ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे, मैंने कहा एक्सपीरियंस लेने के लिए आप 2 साल 3 साल कहीं जॉब करते हैं, दैट्स वेरी गुड, बट योर कुंडली इज सेइंग दैट यू विल बिल्ड अ एम्पायर एंड यू विल गिव द एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड ऑफ पीपल, सो व्हाई यू आर लिमिटिंग योर थिंग्स। आप इतना कम मत सोचो। ऐसे ही अभी कुछ, ये एक एग्जाम्पल था, मैंने उनको रेमेडीज बताई और इसके बाद हुआ भी यही कि जैसे ही उसका MBA वो कंप्लीट हुआ, ही गॉट मतलब उसको जो पहला प्लेसमेंट मिला अपने वहां से, वो बहुत ही शानदार, उसको फर्स्ट प्लेसमेंट ही जर्मनी में मिला, जो उन्होंने फर्स्ट प्लेसमेंट। और अब उसको लॉकडाउन के बाद जैसे ही वहां से चीजें थोड़ी सी वो होंगी, उनके लिए कॉल लेटर आया कि अब उसको ज्वाइन करना है। मैंने फिर उनका कॉल आया कि देखिए आपने कहा था कि ये तो एम्पायर पर है, इसको तो वहां जॉब मिल गई है, अब क्या करे, अब कैसे, ये तो आपके बोलने के बाद ये स्टार्टअप प्लान करा था। मैंने कहा इसको कहिए स्टार्टअप अपने दिमाग में रखे और जो भी ये शुरू कर सकता है इसको करने दीजिए, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ये चीजें बिल्ड करने की क्षमता रखता है। आप उसकी क्षमताओं पे लगाम मत लगाइए, कम से कम यहाँ ये गाइडेंस काम आया। अदरवाइज हमारी ये चीजें होती है कि हम एक जगह जाके रुक जाते हैं, स्टिक जो होते हैं वहां पे। एक दूसरा केस है मेरे पास जिसमें कि
ये पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है दूसरा केस, जिसमें कि ये भी फॉर्चुनेटली यूपी का ही है, जिसमें कि एक जगह पे कि साइकोलॉजी की बहुत अच्छी स्टडी की एक महिला है उन्होंने, और सारी चीजें, शी इज वेरी गुड इन स्पीच एंड ऑल एंड एवरीथिंग एंड हैविंग अ गुड करियर इन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट जॉब, सारी चीजें। और उसके बाद उनकी ये कंप्लेन थी जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अंदर से अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब चीजों को छोड़ के कहीं और निकल जाऊं। तो मैंने जब उनका कुंडली एनालिसिस किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए आपके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, मतलब एक सर्टेन एज में आपने, कम एज में भी आपने अचीवमेंट किया और आपको संतुष्टि नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी एनर्जीज जो है वो सिनर्जी में नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें मैच नहीं कर रही हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि एक सोशल प्रेशर है, हमारे आसपास हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है काम। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि यू शुड मूव इन द सोशल वर्क और द पॉलिटिक्स, आप वो कीजिए, ये एनर्जीज आपको मैच करेंगी। और आप बिलीव करेंगे कि उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है एक बुक जो है वो लिखी, और वो बुक उन्होंने मुझे भेजी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रिसीव की, जिसमें उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस लाइफ के लिखे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप ऐसी चीजें लिखे जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर सके, आपका सोशली जो ऑरा है इसको बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं, आप वो करें, तब आपको सेटिस्फेक्शन होगा। मुझे लगता है शायद उनका अभी कुछ ही दिनों बाद राज्यपाल से विमोचन भी है बुक का यूपी में। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि करियर बिल्ड करना और करियर के लिए जो काउंसलिंग लेना, ये दो अलग अलग एज के केसेस हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हम सफलता के मापदंड को कुछ भी माने, लेकिन हमारी खुद की संतुष्टि जब तक नहीं हो, हम बहुत अच्छा अचीव कर लें या बहुत कम अचीव करें, इट्स नॉट अ बिग डील। डील इज दैट आई मस्ट बी सेटिस्फाई व्हाट आई एम डूइंग, व्हाटएवर। कोई कचरा बेच के भी खुश हो सकता है, उसको दिक्कत नहीं है, ऐसे भी केसेस है। और किसी को यदि उसको कंटिन्यू एयर ट्रेवल भी कर रहे हैं फिर भी संतुष्टि नहीं है। आई हैव सच केसेस। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एस्ट्रोभूमि प्लेटफॉर्म को एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक यूएस की कंपनी से मिला है, जिसमें उन्होंने हमें जो हमारी एक्सपर्टाइज है साइंस बेस्ड एनालिसिस की, एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस की, उसमें उन्होंने उनके एम्प्लॉइज के लिए हमसे कंसल्टेशन मांगा है कि हमारा एम्प्लॉय हमारे पास स्थायी रहे, इसके लिए जब वो ज्वाइन करें तो हमारी पैनल का जो इंटरव्यू, उसके बाद आप एक बार उनका एनालिसिस करके वो भी हमें भेजें, ताकि हमारे यहाँ स्थायित्व रहे। एंड इट्स लाइक कि ये करियर बिल्डिंग से लेके एक चीज वो हो गई कि एक नया एस्पेक्ट भी है कि सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कॉर्पोरेशंस या कॉर्पोरेट्स भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ आने वाले लोग संतुष्ट रहे। उसके लिए हमें क्या करना है और किस तरह की एनर्जी फ्लो होनी चाहिए हमारे ऑफिस में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। फैमिली काउंसलिंग भी आप करते ही होंगे जी, है ना? करना ही होती है फैमिली काउंसलिंग। हम और अंकित जी आपसे आएंगे, मिलेंगे, ग्रह शांति के उपाय पूछेंगे। अंकित जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक टीपीए वर्ड आपने यूज किया था, टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस। जी हाँ सर। ये क्या होता है, ये क्या चीज जी, है? बहुत बहुत बढ़िया चीज आपने पूछी सर। इसके लिए मैं आपसे छोटी सी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। अगर आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है तो क्या मैं आपके यहाँ पे छोटा सा कट लगा के मैं ये बोलूंगा कि सर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या फिर आप कहीं और जाएंगे? मतलब प्रॉपर टेस्ट लेके एनालिसिस मशीन में जाएगा और वो लेके, मतलब आप पैथोलॉजी जाओगे, पैथोलॉजी जाएंगे, पैथोलॉजी जाओगे ना? बिल्कुल। और उसी की रिपोर्ट को मानोगे कि मैंने सिर्फ आपका ब्लड इस तरीके से देखा और मैंने बोल दिया कि नहीं सर थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है सर, थोड़ा आप दौड़ा वोड़ा करो और थोड़ा सा वो किया करो, ठीक है? प्रॉपर साइंटिफिक टेस्ट आप जाओगे तो उसी तरीके से जो टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस है, ये एक तरीके से आपके विचारों का, आपके विचार कहते क्या है, ठीक है? तो अगर मुझे अपने विचार कहने हैं तो या तो मैं किसका उपयोग करूंगा, मैं आलोक जी के पास आऊंगा और मैं आलोक जी से सलाह मशवरा करूंगा कि मैं इस तरीके से चीजों को सोचता हूं, और उस पे ये अपने विचारों को मेरे ऊपर बताएंगे कि अब आपने जो मेरे से कहा, अपनी प्रॉब्लम बताई या आपने जो सलाह मेरे से मांगी, अब मेरी सलाह आपसे ये है कि अब आप ऐसा करो, ठीक है?
तो कई बार इसमें किंतु परंतु इफ बट लगना शुरू हो जाता है और हमें कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। बट अगर मैं आपको बोलूं कि सब कुछ आपके ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर्ड है कि आप चाहते क्या हो, तो कुछ टेंजिबल तरीके हैं हमारे विचारों को बाहर निकालने के। इसमें हम लोग 3 टूल को यूज करते हैं। पहला तो ब्रेन वेव एनालिसिस, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ब्रेन वेव एनालिसिस क्या है। इससे हमको प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ब्रेन के बारे में पता चलता है। दूसरा हम लोग करते हैं कस्टमाइज पेंटिंग साइकोमेट्रिक एनालिसिस। कस्टमाइज पेंटिंग साइकोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग टॉपिक्स देते हैं पार्टिसिपेंट को, और पार्टिसिपेंट उस पे जब टॉपिक को रीड करके वो अपने एक इंटेलेक्चुअल अपने थॉट प्रोसेस से जब उसमें रंग भरते हैं, अपने स्केच तैयार करते हैं, तो उससे उनके थॉट इंक्लिनेशन पता चलता है। ठीक है, कि उनके थॉट किस तरफ जा रहे हैं। क्या जैसे उनको अगर मैंने माय कैरियर का एक टॉपिक दिया और उस कैरियर में उन्होंने मान के चलते हैं कि किसी ने ऐसा बनाया कि उन्होंने एक बनाया कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे उनके नाम लिखा हुआ है और वो खड़े हुए हैं और वो वहां पे एंटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब उनका जो ड्रीम है वो वहां पे है जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो और वहां पे वो ओन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस बिल्डिंग पे अपना नाम लिखा है। ठीक है, तो हमने ये एक प्रेडिक्शन निकालते हैं कि वो अपने बिजनेस को, इस एम्पायर को इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं माय कैरियर के ऑप्शन के साथ में। अब मान के चलते हैं कि उन्होंने लिखा माय फैमिली। अब माय फैमिली का टॉपिक पे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वन बनाया जिसमें वो अकेले बैठे हुए हैं। सो ठीक है, अगेन वो अपने को माय फैमिली एक तरीके से वो प्रकृति के बीच में अपनी फैमिली को मानते हैं। उसमें उन्होंने कई सारे गैप्स छोड़ दिए, मदर, फादर या फ्यूचर वाइफ या दूसरी चीजें, तो उनका थॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। तो इस तरीके से हम टेंजिबल पेंटिंग साइकोमेट्रिक एनालिसिस के बेसिस पे जान पाते हैं उनका थॉट कहां इंक्लाइंड है। इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण हम तीसरा टूल यूज करते हैं, कस्टमाइज ग्राफोलॉजी। कस्टमाइज ग्राफोलॉजी इज अगेन अ हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस। ये नॉर्मली हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस नहीं है जिसमें आपकी एक नॉर्मल हैंडराइटिंग देखी और उस बेसिस पे मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं या फिर मैं आपका एटीट्यूड बता रहा हूं या दूसरी चीजें। कस्टमाइज ग्राफोलॉजी में हम एक पैराग्राफ ड्राफ्ट करते हैं पार्टिसिपेंट के लिए, और उस पैराग्राफ को जब पार्टिसिपेंट कॉपी करता है तो एक तरीके से मान के चलें, एक छोटा सा एग्जांपल है और वो सभी के साथ अभी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये मेरा गिव है आपके लिए। अगर आपको कभी भी किसी भी डिसीजन के लिए कंफ्यूजन हो, आप 5 पॉइंट्स लिख लीजिए, बट उसकी लैंग्वेज बहुत ही सिस्टमैटिक होनी चाहिए। लाइक अगर मान के चलो आपको कोई एक कैरियर चूज करना है, आप लिख सकते हैं 10th के बाद में आपको कोई कैरियर चूज करना है तो आप लिखिए, आई वॉन्ट टू टेक सब्जेक्ट PCM, आई वॉन्ट टू टेक सब्जेक्ट PCB, आई वॉन्ट टू टेक सब्जेक्ट PCB विथ कॉमर्स, आई वॉन्ट टू टेक सब्जेक्ट PCM विथ कॉमर्स। सो इन चारों सेंटेंस में जो सेंटेंस सबसे खूबसूरत दिख रहा है ना, वही आप चाहते हो। सो अगेन ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि हमारा जहां पे मन नहीं मानता ऑटोमेटिकली हमारा हैंड शेक कर जाता है। तो जब वो पैराग्राफ जिसमें लिखा होता है, हाय आई एम दिस दिस दिस, आई लिव इन भोपाल विथ माय फैमिली एंड फॉलोइंग विद द फॉलो विद द अदर ऑप्शंस, कि आई लव माय फैमिली, आई लव माय फादर, मदर, सिस्टर, आई वांट टू मेक माय करियर इन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, साइकोलॉजी। सो उसमें हमको पता चल जाता है पार्टिसिपेंट्स के साइकोलॉजी कितने अच्छे से लिखा उसने, या फिर उन्होंने आर्किटेक्ट अच्छे से नहीं लिखा, या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं लिखा, तो फिर इंजीनियरिंग एक ऑप्शन उनके लिए कैंसिल हो जाता है, या फिर आर्किटेक्ट उनके लिए ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, फिर उनके लिए साइकोलॉजी या स्पोर्ट्स एक ऑप्शन फिर चूज रहता है। तो इन सारे तीनों टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस का कंबाइन करके हम प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट थॉट प्रोसेस और उनके फ्यूचर इंक्लिनेशन, इन तीनों के कंबाइन के बाद में एक रोड मैप पे आ जाते हैं कि पार्टिसिपेंट को चाहिए क्या है, आने वाले समय में उसको हैप्पीनेस कहां से मिलेगी। सो ये टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस होती है। और टेंजिबल का एक और मैं मतलब आपको समझा दूं कि मैं आपको बोलूं कि सर सूरज इस तरीके से दिखता है, बिलीव नहीं होगा, बट वहीं पे मैं आपको बोलूं कि सर डीबी मॉल की बिल्डिंग इस तरीके से दिखती है, तो यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड कि हाँ ठीक है। मैं आपको बोलूं सर एक चीज है जिससे लिखा जाता है, ठीक है, अब आप इमेजिन कर रहे हो क्योंकि आपने कभी देखा नहीं, बट वहीं पे मैं बोलूं सर एक चीज है, ये पेन है, इसको पेन कहते हैं और इससे लिखा जाता है। तो टेंजिबल में एक्सेप्टेबिलिटी हमारे अंदर ज्यादा आ जाती है।
एक वो चीज जो हमको दिख नहीं रही है और एक वो चीज जो हमको दिख रही है, तो उसमें एक बिलीफ सिस्टम हमको आने लगता है। जैसे कि भूमिका जी ने अभी बताया कि उन्होंने एक पार्टिसिपेंट को एम्पावर किया और उन्होंने एम्पावर करने के बाद जब 4 लाइनें लिखी तो वो 4 लाइनें 40 या 400 पन्नों में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो एक प्रूफ करके दिखाया। वैसे ही जैसे ही रूपाली मैम ने बोला कि किसी भी पार्टिसिपेंट्स को अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्लेसमेंट, लो कॉलेज जो होते हैं उसमें प्लेसमेंट कम होता है, हाई कॉलेज में प्लेसमेंट ज्यादा होता है। कैसे उसको पता चला कि लो कॉलेज में प्लेसमेंट कम होता है, हाई में ज्यादा? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, फिगर्स कहते हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन प्लेस हुए, कितने नंबर ऑफ पर्सन प्लेस नहीं हुए। इन्हीं सब फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे हम अपने कैरियर ऑप्शंस, तो सारी चीजों की एक इंपॉर्टेंस के साथ में हम ये टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं और जिससे पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट मिलता है। और मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम कोई भी घर बनाते हैं तो अगर हमने बिना सॉइल टेस्टिंग किए अपने एक स्टैंडर्ड कारीगर से अगर हमने उसका प्लैंथ बनाया और फिर प्लैंथ पे घर बनाया तो शायद नीचे मिट्टी का सही टेस्टिंग और प्रॉपर प्लैंथ ना बनने से शायद वो मकान जल्दी, उसकी उम्र जो 25-30 साल होने वाली है वो शायद तक 10 साल में ही गिर जाए, क्योंकि उसने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं किया चीजों का। तो ये सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए आज के समय, क्योंकि हमको क्विक डिसीजन चाहिए होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमको अपने पास सारे हथियार रखने हैं, सारे बाण रखने हैं, और ताकि हम एक ही चूक करें और वो कभी चूके ना, एक ही चूक में ही हमको सक्सेस प्राप्त हो। तो दीज आर द थिंग्स विच वेयर वी आर अवेलेबल एवरी टाइम। राइट। या थैंक यू। ब्रेन वेव से ये काफी हेल्पफुल रहता है। रूपाली जी क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये सुन रही हूँ और मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है और ब्रेन वेव एनालिसिस जो करियर काउंसलिंग में बता रहे हैं, हेल्प करते हैं, तो इसमें अंकित जी ने जैसे बताया कि हमको हर चीज टेंजिबल के रूप में मिल जाती है। तो अंकित जी, हमेशा ये चीजें टेंजिबल रूप में रहती हैं, ये गारंटी है आपकी? और एस्ट्रोलॉजी में भी जैसे भूमिका जी कह रही हैं कि ग्रहों की दशाएं और दिशाएं देखकर वो बता सकती हैं कि कई बार, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं, इसके साथ में हमेशा जैसे मान के चले कि हमने तो टेंजिबल पता कर लिया, बट उसको समझाने के लिए हमको हमेशा से ही एक हैंड लगता है। ठीक है, क्योंकि अब उस भाषा को जैसे मान के चले यहाँ पे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है एनहेंस योर ब्रेन पोटेंशियल, बट उस एनहेंस योर ब्रेन पोटेंशियल को समझाना किस तरीके से है, उसके लिए हमेशा एक फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं प्रथम काउंसलर, उसमें हमेशा एक काउंसलर का हमेशा फर्स्ट रोल रहेगा और एंड रोल हमेशा काउंसलर का एक रोल रहेगा। बिल्कुल सही है। तो वही काउंसलिंग की बात है जहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए हम बोलते हैं, लेकिन ये जो हम मिड प्रोफेशन के लोगों में देखते हैं, जैसे अभी भूमिका ने बताया कि यूएस कंपनी उनके यहाँ पे रिटेंशन चाहती है, तो जैसे आप बोलना चाह रहे हैं अंकित जी कि बच्चों के लिए ये ब्रेन वेव, तो ये किस टाइप के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी हम थोड़ा सा बता दें तो करियर काउंसलिंग में उनकी हेल्प हो जाए। जैसे अगर मैं करियर काउंसलिंग कर रही हूँ या आलोक जी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों का कितना मतलब उसमें सपोर्ट हो जाएगा और किस तरह से होगा, ये हम थोड़ा सा आप दोनों से जानना चाह रहे थे। तो अंकित जी आप बताएं, फिर भूमिका जी बताएं, ताकि जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आए तो हमें ये पता रहे कि जैसे ही हमने उसकी टेक्निकल करियर काउंसलिंग की और उसके बाद में फिर हमें उसे लगता है कि नहीं इनकी भी सपोर्ट की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो डाइवर्ट होंगे और वो आपके पास आएंगे। नहीं जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मैम, और इस पे मैं बोलूंगा कि ये सबसे ज्यादा जो फाइंड आउट करते हैं ये पेरेंट्स फाइंड आउट करते हैं। पेरेंट्स को बचपन से, पेरेंट्स से अच्छा उनके बच्चों को कोई नहीं जानता है। तो अगर जैसे मान के चले एक केस स्टडी मैं आपके सामने रखता हूं कि एक पर्टिकुलर पेरेंट्स हैं और उनका बच्चा 3री कक्षा में पढ़ता है या 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब मान के चले उसको 5वीं कक्षा में कुछ चीजें अच्छी लगती थी, कुछ कलर अच्छे लगते थे, एक ही तरीके की चीजें अच्छी लगती थी, बचपन से लेके 5वीं तक सेम था। बट 5वीं के बाद उसके अंदर अब बदलाव आने लग गए, 6वीं में उसको कुछ और चीजें पसंद आई, 7वीं में कुछ और पसंद आने लग गई चीजें। अब उसको क्योंकि अगेन हमारे पास में आपने जैसे बोला कि इंफॉर्मेशन बहुत है, सराउंडिंग में चीजें बहुत है, हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अब मान के चले पार्टिसिपेंट, अब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने जैसे ही ऑब्जर्व करना शुरू किया तुरंत ही पेरेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि अब ये अपने फोकस से हट रहा है या फिर इनका कंसंट्रेशन चीजों से हटना शुरू हो गया है। अब हमको कोई एक ऐसा पास चाहिए कि एक तरीके से प्रिंटेड चीज चाहिए कोई हमको कि जो जिसको ये फॉलो करे और उस पर सक्सेस रेट आए, और उस जो हमारे पास में फाइनल प्रूफ आया उस प्रूफ को फॉलो करे फॉलोड बाय अ काउंसलर। ठीक है, सो फिर उन पेरेंट्स
के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी जो एनालिसिस है, टेंजिबल साइकोमेट्रिक एनालिसिस या फिर ब्रेन वेव एनालिसिस, उनके लिए मददगार होती है। कई बार 10th में सब्जेक्ट लेने के बाद पर्सन 11th कर लेता है और फिर सोचता है मैंने गलत डिसीजन लिया, तो फिर वो उन्होंने डिसीजन सही लिया या नहीं लिया, डिलेमा में रहते हैं, तो वो हमारे लिए सही है। 12th के बाद में अगर उनको एक सही कैरियर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा कि अब मैंने तो ठीक है फादर मदर के इन्फ्लुएंस में आके मैंने ले लिया PCM, अब मैं नेक्स्ट क्या करेंगे, तो उनके लिए फिर वो कर सकते हैं कि वो खुद क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनके अंदर पता है उनको, बट वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है अगर मैंने ये बोला और तुरंत उस पर डिसीजन हो गया तो फिर से एक रॉन्ग डिसीजन और कुछ साल और फिर ना खराब हो जाए। तो इस तरीके से टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। और एक साल मेरे ख्याल से जो ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ड्रॉप लेने वाले बच्चे बहुत हो जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल, और ड्रॉप लेकर वो ये सोचते हैं कि हमने ड्रॉप क्यों ले लिया। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और कई बार इतना डिलेमा रहता है पेरेंट्स को और बच्चे को कि हम ड्रॉप ले या नहीं ले, स्पेशली हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहां पर ड्रॉप लेना बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा कोर्स है और इतना सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ड्रॉप लेना भी एक ऑप्शन होता है। तो वो भूमिका जी हमें कुछ बता रही थी, इसको करियर काउंसलिंग को फिर हम कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, या हमारे पास अगर कोई टेक्निकल करियर काउंसलिंग के लिए आता है तो उसको हम, अगर उसे किसी स्पेशलिस्ट की या एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो हमें क्या करना है, ये भूमिका जी आप बताएं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है रूपाली जी। यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं पेरेंट्स के साथ ही, मोस्टली पेरेंट्स ही सबसे पहले क्योंकि पेरेंट्स का बिलीव ज्यादा होता है, और कई बार स्टूडेंट्स भी होते हैं जो खुद ही अपने करियर बिल्ड करने को लेकर बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल दूंगी मैं, जिसमें कि सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं वो आते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एंड द पीपल आर वेटिंग फॉर इट। मीन्स अपना ग्रेजुएशन करने के बाद या सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के पहले भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि क्या इस सब्जेक्ट के साथ हमें ये करना चाहिए, ये गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी स्थितियां बहुत आती हैं। मैं जो उन्हें बताती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, जिस तरह से आप जो ग्रहों की एनर्जी के साथ यदि आप सिनर्जी मिला के काम करेंगे, मतलब एक सिनर्जी मिल जाएगी प्रकृति के साथ, तो आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा। और उस समय पे बच्चे के दिमाग में यदि, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा फ्लो हो रही है, इतने n नंबर्स ऑफ वेरिएंट्स हैं करियर को लेके, एक ही शाखा में इतनी सारी ब्रांचेस हैं कि वहां जाके फिर कंफ्यूजन होता है। एंड दैट टाइम आई थिंक कि यहाँ पे एक टेक्निकल काउंसलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि गवर्नमेंट जॉब की बात है तो मैं सबसे पहले, कोई जब क्वेश्चन करता है तो मैं सबसे पहले, कोई भी होगा, जब हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है। बेसिकली इफ योर सन इज शाइनिंग गुड पोजिशन इन योर चार्ट, सो ये जो पोर्शन होगा कि ये आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या आधिकारिक पोजीशन में लेकर आएगा। लेकिन यदि सन डाउन है एंड फिर भी हम चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब या IAS की तैयारी ही करनी है, हमें कुछ इस तरह का काम करना है, जैसे आपने कहा ड्रॉप लेके और फिर हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, हमें ये सारी चीजें करनी है, तो फिर हमें किन प्लैनेट्स की एनर्जी चाहिए, किस तरह से उसको ठीक करना है, और उन एनर्जीज की रेमेडी क्या है उसको वहां तक पहुंचने के लिए। सामान्य तौर पे मैं जो बताती हूँ, मतलब ये सामान्य रेमेडीज हैं जिसको मैं कहती हूँ, यदि वाकई में आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं और उस समय आपका सूर्य की ऊर्जा आपको बहुत पॉजिटिव नहीं है, मैं हूं या कोई भी और एस्ट्रोलॉजर है वो बता देंगे, तो एक थेरेपी तो होती है कि आप स्टोन पहन लीजिए, एक थेरेपी ये होती है। दूसरी जो थेरेपी होगी वो इस तरह से होगी कि आप बिना किसी खर्च किए भी, एस्ट्रोलॉजी के इतने उपाय हैं और मैंने जो रिसर्च की है उसमें है कि हमारी जो पूरी 1 किलोमीटर की रेडियस है, इसके अंदर हर व्यक्ति के लिए उसके पूरे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय इस प्रकृति ने दिए हुए हैं, सिर्फ हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है, दैट्स ऑल, विदाउट एनी एक्सपेंसेस। समस्या है तो समाधान भी है। तो इसमें यदि आप रेमेडी करना चाहते हैं तो वो रेमेडी ये है कि आप राइजिंग सन देखिए, आप सबसे पहले उगता हुआ सूर्य देखिए। आपने यदि 45 डेज अपनी पूरी बॉडी को उस स्ट्रीम में कर लिया, जब आप राइजिंग सन देख रहे हैं तो इस दुनिया की कोई ताकत आपकी विल को कंप्लीट होने से नहीं रोक सकती, बिकॉज
आपकी पूरी माइंड की, आपकी पूरी बॉडी की उस ऊर्जा, उस एनर्जी को आपने एक्सेप्ट किया है। आपने राइजिंग सन देखा है, जब लाल से सूर्य गोल्डन कलर एकदम तपते हुए उसमें होता है, उतनी ज्यादा देर नहीं और ना ही त्राटक करना है, सिर्फ 5 to 10 मिनट, एंड जस्ट ट्राई टू अपनी बॉडी को रिसीविंग मोड में लाना है कि हम कोई चीज रिसीव कर रहे हैं हम उस एनर्जी को। ये इतनी प्रभावी एनर्जी है, या जस्ट लाइक दैट एनीथिंग, बट अंदर हमारे सेंस होना चाहिए कि हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो प्रकृति, क्योंकि सूर्य के उगने से तो प्रकृति अपनी पूरी नींद खोल के जाग जाती है, तो आपके अंदर की हर कोशिका जागृत भी होगी, रिसीविंग भी होगी, आप उन शक्तियों को लेने के लिए कैपेबल होंगे और फिर आप उसको करें। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको मतलब लोग मानते हैं जैसे अरे मैडम तो सुबह जल्दी उठने का बोल रही है, ये एक बेसिक वो होता है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है कि इससे दुनिया चेंज हो सकती है। पर लेकिन इसको सामान्य तौर पे कैसे लिया जाता है, बिकॉज हमारी जो स्क्रीन हैबिट्स हैं आजकल, बच्चों की, पेरेंट्स की इंक्लूड, सबकी, कि हम देर रात में सोते हैं और सुबह लेट जागते हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा, कि हम रात को देर तक पढ़ाई करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ, यदि किसी को भी इंजीनियरिंग की बात करूं या सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की फील्ड में आजकल लोग बहुत ज्यादा अपने करियर को एक्सप्लोर करते हैं, तो ऐसे लोगों का राहु बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब लोग कहेंगे कि भाई राहु स्ट्रांग होना क्यों जरूरी, राहु तो वो प्लेनेट है, डर लगता है उससे, लेकिन आप देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी पौराणिक कहानियां हैं बट वो कितनी लॉजिकल है। राहु इज जस्ट हेड, इट्स नथिंग, बॉडी नहीं है उसका, ठीक है, तो उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ ब्रेन है। ब्रेन में क्या है, नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग इज द इंटरनेट। So whatever you want to do in the field of computer, internet or the any field जहां पे कि आपको ब्रेन का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, हर फील्ड में करना होता है। लेकिन जहां नेटवर्क, इट इज अ पार्ट ऑफ माय रिसर्च दैट आई एम शेयरिंग। सो जहां आप इस चीज को एकदम हमने साइंस से कनेक्ट कर दिया है, अब आपको राहु अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको ये पता है, नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर दिस। तो आप अपनी एनर्जी को कलेक्टिव वे में यदि कर लें सही तरीके से, तो यहाँ पे ये पार्ट हम कर सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं रूपाली जी, कि जब मैं रेमेडीज बताती हूँ तो मैं तो बच्चों को लॉजिक के साथ ही बताती हूँ कि बेटा ये करना है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बिना लॉजिक के मानते भी नहीं, और ये सही भी है। रेमेडी असर ही तब करेगी जब मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया, अरे हाँ मैडम ने सही बात बोली है, अब मैं करूंगा इसको, चाहे कुछ भी। पापा मम्मी बोल रहे तो नहीं करेंगे, तो वो पापा मम्मी बोलते आप ही बोलिए इनको इस तरीके से। दैट इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग एंड आई रियली नीड समवन, यदि आप उसको उसके करियर के थ्रू समझाएं कि बेटा यदि आपको ये चीज करनी है, जस्ट लाइक योर पार्ट कम्स हियर, कि भाई आप इसमें ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, मतलब वेरिएंट्स ऑफ द करियर पाथ, बिकॉज दैट आई एम नॉट एक्सपर्टाइज अबाउट कि भाई अभी नई चीज क्या चलन में है। मैं मेरे ग्रहों की स्टडीज करने में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मैं करियर वाला बहुत अच्छी बात बताई। मतलब इसमें जो है हमारी सारी पुरानी बातें फिर से आ जाती है कि हम सुबह जल्दी उठे और वो सूर्य देवता को हम लोग जल चढ़ाते थे, तो कैसे जल से छलनी होकर और आपकी ब्रेन को एक्टिवेट करता है, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, हमारी जो सेल्स होती है इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ाता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ाता है। बच्चों को नहीं पता थी और शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंस है, और उसको साइंस से कनेक्ट करके जब हम अपने करियर को चूज करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत फायदा होता है। तो यही इसी हमारी ये चर्चा का, ये टॉक शो का आज मकसद भी यही था। हम चाह रहे थे कि कैसे कनेक्ट करें, ताकि कई बार लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को ही मान लेते हैं और दूसरी चीजें छोड़ देते हैं, या सिर्फ काउंसलर को मान लेते हैं और दूसरी चीज छोड़ देते हैं एस्ट्रोलॉजी को। तो ये कॉम्बिनेशन विल बी वेरी गुड। और साथ में आज तो अंकित जी आए हमारे साथ में, जिनका ब्रेन वेव एनालिसिस वाला टेक्निक इन्होंने बताया मुझे जब मैं इनके पास गई थी, एंड ही हैज ही जस्ट न्यू दैट कि कैसे इनको इनके फिंगर टिप्स से पता करना है कि किस टाइप के पर्सनालिटी है। ठीक है, हम लोग को अपना करियर बना चुके हैं, आगे आ चुके हैं, लेकिन उत्सुकता सबके मन में रहती है, और एस्ट्रोलॉजी सब एक पॉइंट बस यहाँ पे करना चाहती हूँ, जैसे कि वैसे अंकित को पता ही होगा,
लेकिन कहते हैं कि हमारे भाग्य का निर्माण हमारे गर्भ मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब शुरू हो जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, जैसे एक हमारी कहानी है महाभारत की, जब अभिमन्यु की बात होती है तो उसकी कहते हैं कि जब वो अपना चक्रव्यूह का रचना कर रहा था, उनकी डेथ के रीजन में भी ये चीज बताई जाती है कि उसमें जाने का जो प्रोसेस है उसको गर्भ में ही समझ में आ गया। अब इसके पीछे का साइंस ये है जो कि अंकित बहुत अच्छे से जानते होंगे, बट यहाँ मैं रिवील कर रही हूँ कि जब किसी भी गर्भ में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, उस समय एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारी फिंगर्स जो है ये जो हमारे बन रहे हैं, क्योंकि ये सभी के अलग होते हैं, जैसे डीएनए बिल्कुल डिफरेंट होगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ऐसे हमारे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग होंगे। और ये गर्भ में जिस समय बन रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है होता है। जब वो फिंगर टिप्स बन रहे हैं, ये जो हमारी स्किन बन रही है हाथों की, उसी समय ब्रेन लेफ्ट और राइट हमारा उसके न्यूरॉन्स एंड एवरीथिंग वो डेवलप हो रहा है। तो इसी से हमारी पूरी पर्सनालिटी बनती है कि जब बच्चा गर्भ से बाहर होगा तब उसके भाग्य वो 9 महीने पहले से शुरू हो गई है प्रक्रिया। आप माने या नहीं माने, आप हम कहें या नहीं कहें, लेकिन साइंस ने अपना काम और बियॉन्ड साइंस किसी ऊर्जा ने अपना काम शुरू कर दिया और वहीं से हम लिखना शुरू करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो गर्भाधान संस्कार है कि भाई जो महिला गर्भवती होती है उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स की जरूरत है ताकि बच्चा जो है वो बहुत सारा भाग्य लेके पैदा हो। ये रीजन इसी के पीछे यही साइंस तो सभी मतलब मानते हैं कि जब मेटिंग के बाद में जो है बच्चा जब आता है, या सेल्स मतलब सेल इज सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल बनी मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जीज तो फ्लो होंगी ही। तो डेफिनेटली भूमिका जी ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चंस बच्चों के तो इस टाइप के नहीं होंगे। कुछ और बोलना चाहेंगे अगर अपने उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे या कुछ टिप्स के साथ में एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने करियर में काफी आगे जा चुके होते हैं और फिर अब हमारे पास में हमको कई बार लगता है कि यू टर्न नहीं है। अब उस समय हम क्या करें, किस तरीके से उसको हम इफेक्टिव करें या फिर हम जो जिस भी काम में अब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब हम दूसरा करियर पाथ नहीं चूज कर सकते। किसी ने पीसीएम ले लिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, अब इंजीनियरिंग के बाद वो कहीं पे जॉब भी करने लग गए, बट वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं है उनके अंदर या फिर वो अपनी इफेक्टिवनेस वहां पे नहीं कर पा रहे हैं। अब हम कुछ भी करके फिर उनका फिर से 10th के बाद में उनका सब्जेक्ट चेंज करके 12th फिर से नहीं कर सकते हैं या फिर हम दूसरी चीजें उनसे नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्योंकि टाइम इज नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, और किसी के अंदर आज के समय में इतना पेशेंस नहीं है कि फिर से वो 4 साल दोहराए। पहले क्या होता था, जैसे मेरा ही एक, मैं आपको अपने कॉलेज टाइम की एक बात बताऊं तो मेरा एक फ्रेंड मेरे से 6 इयर्स मेरे से एल्डर था। तो फिर मैंने पूछा कि भाई ये 6 साल क्या किया, उन्होंने बोला आई हैव कंप्लीटेड माय 2 पोस्ट ग्रेजुएशन, दिस इज माय 3rd पोस्ट ग्रेजुएशन। बोला ओके वाह। सो कई बार इस तरीके से हो जाता है कि कुछ लोग ठीक है, सो कुछ लोग हार्ड डिसीजन ले लेते हैं और इनकी संख्या 70 से 80% है आज के समय में जो कि यू टर्न नहीं कर सकते, उनको उसी पाथ पे आगे चलना है। बट अब उसकी इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज करें या फिर उसकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करें जिस जगह पे वो है, तो उसके लिए हम लोग कस्टमाइज साउंड ट्रैक कंपोज कराते हैं। इससे क्या होता है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड जनरेट होता है। मान के चलें उनका जो कंट्रोल ओवर ब्रेन कम है या फिर उनका इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, लर्निंग, ग्रेस्पिंग एबिलिटी कम है, एक्शन एबिलिटी कम है, थॉट बैलेंसिंग अच्छी नहीं है या फिर उनके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है, तो ये कस्टमाइज साउंड ट्रैक, क्योंकि हमारा ब्रेन क्योंकि इन्फ्लुएंसर साउंड से होता है, तो साउंड से ही हम उसको फिर एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जेनरिक साउंड्स नहीं होते हैं, सभी की नीड अलग है। जैसे मैं बैठा हूं, आलोक जी बैठे हैं, रूपाली जी बैठी हैं, हमारे साथ में भूमिका जी भी हैं, हम सभी की नीड अलग हो सकती है। अगर हम अपने कैरियर पाथ के टाइम पे जाएं तो हम सबकी नीड अलग हो सकती है और उस अलग नीड को हम असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन वेव एनालिसिस और स्पेसिफिक हर्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। उस स्पेसिफिक हर्ट्स पे हम कस्टमाइज साउंड ट्रैक जब कंपोज करते हैं तो विद इन 10 to 15 डेज जो न्यूरो स्टिमुलेशन प्रोसेस होती है, इट इज अ ऑटोमेटेड न्यूरो स्टिमुलेशन प्रोसेस और न्यूरो ट्रांसमिशन प्रोसेस शुरू होता है और उससे हमारे जो गैप्स हैं, वो लूपहोल्स हैं, जो थ्रेड्स हैं हमारे, वो सारे दूर होना शुरू होते हैं और उससे हम अपने जहां पे हम हैं वहां पे हम एक्सीलेंस प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, सक्सेस प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, हमारा कंसंट्रेशन। और सबसे मेन 3 चीजें मैं बोलता हूं कि आप कोई से भी डिसीजंस लें, आपके साथ में 3 चीजें होनी चाहिए। रात को सोते समय चेहरे पे स्माइल,
आप के दिन के अंत में आपको एक सुकून और सकारात्मकता आपके अंदर होनी चाहिए, और सुबह जब उठे तो आपको एक रिलैक्स फील होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके पास में है तो आप एक बहुत ही हैप्पी लाइफ आप जी रहे हैं। सो इतना मैं अपने तरफ से ऐड करना चाहता हूं, और थैंक यू सो मच आलोक जी। एक लास्ट क्वेश्चन रूपाली जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि करियर काउंसलिंग जरूरी क्यों है? मतलब भाई पहले भी हम लोग पढ़ते थे उस समय, लेकिन आजकल तो इट इज कहा जाता है कि इट इज कंपलसरी कि आप पहले काउंसलिंग करा लो, उसके बाद अपना लाइन चूज करो। तो ऐसी क्या बात है कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये? कि जो कहा जाए वो मान लिया जाए, और हमारे को ज्यादा तर्क वितर्क की शायद हम लोगों में क्षमताएं कम थी, या हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, तो इस वजह से हम लोगों को तर्क वितर्क नहीं करना आता था। जो कहा जाता था वो शायद आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि आप मैथ्स अच्छा करते हैं, या अंकित जी आपको बोला होगा तो आप भी इंजीनियरिंग कर लिया, ये भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, हम सब इंजीनियरिंग कर लिए, और हमें ये दिखता था कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तुम इंजीनियरिंग कर लो, बस। तो ये एक हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता था। जैसे मैं अपने एग्जांपल दूंगी, हमारे टाइम पे एक मतलब मेरे कजिन थे, उन काफी छोटे थे हमसे, लेकिन जब वो मेडिकल वो करना चाहते थे, मतलब उनके फादर जो थे वो होम्योपैथ में थे, तो वो चाहते थे उनका बेटा जो है एमबीबीएस करे, और बच्चे का जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसमें। उन्होंने बड़ी मतलब बहुत मेहनत करी और बच्चे को भेजा, मतलब हमारे यहाँ भी रहे वो, कुछ बहुत सारे कुछ हुआ, लेकिन वो सारी चीजें नहीं थी क्योंकि बच्चे को मानना था, और उसने माना, फाइनली उसका नहीं हुआ। तो ये वाली जो चीजें हैं, एक तो फैक्टर ये है, दूसरा हमारे पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो हम एक ही फील्ड में अगर बढ़ते जाएंगे आगे, जैसे अब आप इंजीनियरिंग की बात करें तो अब इतने इंजीनियर्स, अब पूरी सीट्स खाली रहती हैं, आप देखिए। तो इंजीनियरिंग फील्ड जो है एक तरीके से सुपर सैचुरेट हो चुका है, मतलब उसका एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट से अब रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गया है, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग करके। तो वो जो इंजीनियरिंग का लेवल था वो बिल्कुल एक तरीके से समाप्त हो गया है। तो और अगर बच्चा ये कहे कि मुझे होटल मैनेजमेंट जाना है, तो कुछ पेरेंट्स तो बहुत रेडिली हाँ कर देते हैं। तो करियर काउंसलिंग वहां पे हेल्प करती है कि भाई आपको बच्चे को कहाँ पर भेजना है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, देखिए स्टडीज में जो एकेडमिक उसका परफॉर्मेंस रहा है वो तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता ही है, लेकिन सेकंड उसका है कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इतना अवेयर है, आज के बच्चे का दिमाग इतना अवेयरनेस है उसमें कि मैं अपना करियर चूज करूंगा और मैं खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। वो ये भी कहता है कि मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो हम उस जो वो हमारे डिमार्केशन हो गया है आजकल कि हम एक इंडिविजुअल हो गया, हर एक बच्चा के पर पेरेंट्स का पूरा साया नहीं है, ही इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल। उसका अपना ईगो है, उसका अपना सेल्फ एस्टीम है, उसकी अपनी वैल्यूज है, उसकी अपनी थॉट प्रोसेस है। इसीलिए करियर काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि वो खुद भी अपना कुछ सोचता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो करना है, मतलब पेरेंट्स हमेशा गलत नहीं होंगे, नेचुरली पेरेंट्स बच्चे को शुरू से देखते आ रहे हैं तो वो भी चाहेंगे कि भाई बच्चे को बेस्ट मिले, मेरा बच्चे को मैं ज्यादा जानता हूं या जानती हूं तो उसको बेस्ट मिले, तो उनका भी हमें उसमें पूरा पूरा सहयोग चाहिए। तो उनका सहयोग प्लस बच्चे का इंटरेस्ट प्लस एबिलिटीज और एकेडमिक परफॉर्मेंस, इन सबको अलाइन करने के लिए हमें कोई करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज सिर्फ एक ही फैक्टर होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं, किसी का भी एक फैक्टर मान लो और चूज कर लो और आगे बढ़ जाओ। और आज तो हमें 3 फैक्टर्स और मिल गए हैं, टेक्निकल प्लस एस्ट्रो प्लस ब्रेन वेव, तो मेरे ख्याल से फैक्टर्स और बढ़ गए हैं, तो डिसीजन लेने में आसानी भी होगी अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन को आगे चलाए। मेरे ख्याल से बहुत बहुत आज बहुत अच्छी सार्थक हमारी बैठक रही, बहुत अच्छे नई नई जानकारियां भी मिली, और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इस तरह के टॉक्स कंटिन्यू रहेंगे, कैरियर से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, ब्रेन वेव से संबंधित, और भी अच्छे अच्छे लोगों को हम बुलाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिसपे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आएगा या कोई नया वेबिनार होगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। और मोबाइल नंबर मैं आप सबके शेयर करना चाहूंगा, अगर आपको इंडिविजुअली
सभी से कोई मान लीजिए आपसे या भूमिका जी से, अंकित जी से कुछ प्रश्न पूछना है पर्सनली, तो शो के बाद में भी कैप्शन में वीडियो में आपको मिलेगा, चाहे तो आप नोट कर लें। रूपाली जी प्रज्ञान सोशल वेलफेयर सोसाइटी से हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9907007681, 9907007681। अंकित जी का नंबर है 9893064372। भूमि फेसबुक पर द ब्रेन सीडर के नाम से आप सर्च कर लीजिए। और भूमिका जी का नंबर है 8819999676। फेसबुक पेज भी हैं इन सभी के, तो आप जरूर वेबसाइट्स भी हैं, तो आप जरूर कांटेक्ट करें और आपको जो भी पूछना है पर्सनली या जो भी आप जरूर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम अपना आज का शो समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। और सभी का, जो लोग शो देख रहे हैं और आप लोग आए, आप सभी का, भूमिका जी का, रूपाली जी का, अंकित जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।